कहानी की शुरुआत में अचानक दुनिया में कुछ ऐसा होता है जो पूरी मानव आबादी को खत्म कर देता है। ये सब इतना अचानक होता है कि लोग जहाँ बैठे होते हैं वहीं मर जाते हैं। लेकिन अमेरिका के एक छोटे से शहर में मैं बच जाता हूँ और मुझे महसूस होने लगता है कि अब इस धरती पर आखिरी इंसान सिर्फ मैं ही हूँ। इस भयानक अकेलेपन के बावजूद मैं अपनी जिंदगी के लिए एक रूटीन बना लेता हूँ। मैं उसी लाइब्रेरी में रहने लगता हूँ जहाँ पहले काम किया करता था। आज भी मैं किताबों का पूरा ख्याल रखता हूँ, उन्हें ठीक से सजा कर रखता हूँ ताकि वे खराब न हो। खाने के लिए मैं सुपरमार्केट से सामान ले आता हूँ और मैंने मछली पकड़ना भी शुरू कर दिया है क्योंकि इंसान और ज्यादातर जानवर गायब हो चुके हैं, लेकिन मछलियाँ अभी भी जिंदा हैं और वही मुझे जिंदा रखे हुए हैं। मैंने पूरे शहर के घरों को साफ करने का एक सिस्टम बना लिया था। हर दिन मैं एक घर चुनता, चेहरे को ढककर अंदर जाता ताकि किसी भी तरह की गंदगी या बीमारी से बच सकूं। वहाँ जो भी काम की चीजें मिलती जैसे बैटरियाँ या अपने ट्रक के लिए पेट्रोल, सब इकट्ठा कर लेता और घर में मिलने वाली सारी किताबों को उठाकर अपनी लाइब्रेरी में ले आता। अगर मुझे कहीं कोई मृत शरीर मिलता तो मैं उसे उसी की चादर में लपेटकर खुदाई करने वाली मशीन की मदद से दफना देता। काम खत्म करने के बाद मैं उस घर के सामने एक एक्स का निशान बना देता और अपने नक्शे पर भी उसे टिक लगा लेता ताकि दोबारा वहां जाने की जरूरत न पड़े। एक रात हमेशा की तरह पुरानी फिल्म देखकर मैं सोने गया ही था कि अचानक बाहर जोरदार धमाके की आवाज से मेरी नींद खुल गई। जब मैंने बाहर देखा तो आसमान में पटाखे फट रही थीं। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि शायद इस दुनिया में मेरे अलावा कोई और भी जिंदा है। अगली सुबह मैं इसकी जांच करने के लिए शहर की ओर निकल पड़ा। वहां मुझे एक दुर्घटनाग्रस्त कार मिली। कार चलाने वाली लड़की, जिसका नाम ग्रेस था, शराब पीने की वजह से बेहोश पड़ी थी। कार के अंदर देखकर मुझे समझ आ गया कि पटाखा उसी ने जलाई थी और उसके पास एक बंदूक भी थी। कुछ समय बाद ग्रेस को होश आता है। उसके सिर पर पट्टी बंधी होती है और वह खुद को एक अनजान घर में पाती है। फिर उल्टी करने के बाद वह दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा बंद होता है। बाहर खड़ा मैं उससे सवाल पूछना शुरू कर देता हूँ। ग्रेस मुझे बताती है कि उसने अब तक किसी और इंसान को नहीं देखा और उसे खुद भी नहीं पता कि वह कैसे जिंदा बच गई। उसकी ये बात सुनकर मुझे अपना ही अतीत याद आ जाता है क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वह ये भी बताती है कि उसे वो बंदूक सड़क पर पड़ी मिली थी और उसने उसे सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए रख लिया था। मैं नहीं चाहता था कि ग्रेस वहाँ रुके, इसलिए मैंने उसके लिए पहले से ही एक कार तैयार कर दी थी। मैंने उससे कहा कि मैं दरवाजा तभी खोलूंगा जब वह 100 तक गिनकर बाहर आएगी, लेकिन ग्रेस ने अपना वादा तोड़ दिया और तुरंत ही दरवाजा खोल दिया। यह देखकर मैं घबरा गया और डर के मारे घर से बाहर भाग गया। मैंने उसे कार की चाबी दी और उसकी एक भी बात सुने बिना वहाँ से चला गया, जबकि वह बार बार कहती रही कि वह अकेले नहीं जाना चाहती, वह यहीं रहना चाहती है। लेकिन ग्रेस ने हार नहीं मानी। वह लगातार मेरे पीछे आती रही और कहती रही कि वह मेरी मदद कर सकती है क्योंकि 2 लोग मिलकर काम करेंगे तो शहर की सफाई जल्दी खत्म हो जाएगी और उसके बाद हम किसी दूसरे शहर की तरफ जा सकते हैं। मैंने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि मुझे किसी मदद की जरूरत नहीं है। फिर भी वह मेरे साथ चलती रही। उसकी मौजूदगी मेरे बर्बाद हुई जिंदगी में एक अजीब सी चमक ले आई थी जो लंबे समय से गायब थी। मैंने उसके साथ खाना खाया, लेकिन उसे अलग टेबल पर बैठने दिया और बेवजह की बातें करने से मना किया। मैंने यह भी साफ मना कर दिया कि मैं दुनिया के खत्म होने या इसके कारणों पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। एक शाम तो मैंने उसे चुप कर दिया और कहा कि भले ही मैं पहले लोगों के बीच रहा हूँ, फिर भी मैं अंदर से अकेला था। जब ग्रेस ने देखा कि मैं किसी भी हाल में साथ में रहने के लिए सहमत होने वाला नहीं हूँ, तो उसने अपना सामान पैक किया और जाने की तैयारी की। जैसे ही वह कार में बैठी, मुझे एहसास हुआ कि मैं उसे ऐसे जाने नहीं देना चाहता। मैं खुद उसके पास गया और कहा कि मैंने अपना फैसला बदल लिया है और वह यहाँ कुछ दिनों के लिए मेरे साथ रह सकती है। इसके बाद ग्रेस मेरे साथ घरों की सफाई करने लगी और धीरे धीरे मेरी पूरी रूटीन समझने लगी। तब उसने यह जाना कि मैं शहर में हर मृत व्यक्ति का नाम याद रखता हूँ और यह भी जानता हूँ कि किसने कौन सी किताब उधार ली थी या किसकी फीस अभी भी बाकी थी। जब मृतकों को दफनाने का समय आया तो ग्रेस को लगा कि मैं बहुत बेरहम हूँ क्योंकि मैं कभी भी मृतकों की याद में कभी मौन नहीं रखता। उसने मुझसे कहा कि जब भी उसे रास्ते में कोई शव मिलता, वह उनके सम्मान में 10 सेकंड के लिए सांस रोक लेती थी। उसको खुश करने के लिए मैंने भी उसके साथ वही करना शुरू कर दिया। कभी कभी मैं यह कह देता कि मुझे पहले का वक्त याद आता है, खासकर जब ग्रेस लगातार बात करती, शॉपिंग के दौरान या ट्रक में बहुत तेज आवाज वाले गाने बजाती। लेकिन तब भी मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की थी। एक दिन जब ग्रेस ने देखा कि मैं लाइब्रेरी में नहीं हूँ, तो वह मेरे ऑफिस में चली गई। वहाँ उसने देखा कि मैंने घरों से लिए गए फोटो बहुत ही ध्यान से फाइलों में संभाल कर रखे थे। यह सब देखकर वह थोड़ी डर गई और उसे यह सब थोड़ा परेशान करने लगा। अपने मन को शांत करने के लिए वह वहाँ से निकल गई और साइकिल चलाने लगी। तभी उसे एक घर के अंदर से आवाजें सुनाई दी। जब वह अंदर गई तो वह हैरान रह गई क्योंकि वहाँ एक कुत्ता जिंदा था। उसने उसे लाइब्रेरी में रखने के लिए अपने साथ ले आई। मैं इस बार उसकी हरकत से खुश नहीं था, लेकिन आखिरकार हमने उसे बस डॉग कहकर बुलाना शुरू कर दिया।
धीरे धीरे ग्रेस और मैं एक दूसरे के करीब आने लगे। अब हम एक ही टेबल पर साथ बैठकर खाना खाने लगे थे। वह अपने बचपन की बातें शेयर करती, जैसे उसके पास कभी 2 गोल्ड फिश हुआ करती थी, लेकिन वह अब भी अपने बाल बांधने से बचती थी क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि मैं उसकी गर्दन के पीछे बना एक रहस्यमयी निशान देख सकूं। कुछ दिनों बाद हमने देखा कि डॉग एक किताब फाड़ रहा था। यह देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने ग्रेस से कहा कि वह सफाई करे और मैं खुद डॉग को बाहर ले जाता हूँ, लेकिन तभी डॉग ने मुझे काट लिया। ग्रेस ने तुरंत मेरे घाव को साफ किया और टांके लगाए, लेकिन उस घटना के बाद मेरे मन में उस डॉग के लिए गुस्सा बैठ गया। ऊपर से ग्रेस का उसके लिए जरूरत से ज्यादा प्यार दिखाना मुझे और भी परेशान करने लगा और मेरा यह गुस्सा धीरे धीरे अंदर ही अंदर बढ़ता गया। अगली सुबह जब ग्रेस उठी तो उसका डॉग गायब था। उसे समझ ही नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि उसने उसे बांध कर रखा था। हमने पूरे शहर में उसे ढूंढा और आखिरकार मैंने यह कबूल किया कि मैंने ही उसे खोल दिया था। मेरी बातें साफ साफ एक बहाने जैसी लग रही थीं और ग्रेस तुरंत समझ गई कि मैंने जानबूझकर डॉग को भागने दिया था। वह गुस्से से भर उठी। लाइब्रेरी लौटते ही उसने शराब पी और मेरी सारी फोटो फाइलें बाहर फेंक दी। ग्रेस ने मुझ पर आरोप लगाया कि मैं लोगों को इंसान नहीं, सिर्फ चीजों की तरह देखता हूँ। उसने मुझे याद दिलाया कि पुरानी दुनिया में भी मैं अंदर से कड़वा और अकेला इंसान था, जबकि ग्रेस बताती है मैं अपनी जिंदगी में खुश थी। उसकी ये बातें सुनकर मैं पूरी तरह टूट गया और दुखी होकर सो जाता हूँ। अगले दिन माफी के तौर पर मैं उसे अपना सीक्रेट ग्रीन हाउस दिखाता हूँ और पौधों की देखभाल करने की जिम्मेदारी उसे दे देता हूँ। साथ ही उसे अकेले घर साफ करने की इजाजत देकर मैं खुद घर साफ कर देता हूँ। हम दोनों बराबर के पार्टनर बन जाते हैं। अब हम दोनों मिलकर बराबरी से काम करने लगे। ग्रेस ने खाना बनाने में भी मेरी मदद करना शुरू कर दिया। फिर भी वह अपनी गर्दन के पीछे बने उस निशान को मुझसे छुपाती रही। एक दिन उसे एक घर में 2 टेलीफोन मिलती है, जिससे अब हम अलग अलग जगह पर रहते हुए भी एक दूसरे से बात कर सकते थे। लगभग उसी समय एक दिन ग्रेस को एक ऐसा घर मिला जो मेरी नक्शे पर बिल्कुल भी मार्क नहीं था। जैसे ही वह अंदर गई, मैं गुस्से में वहां पहुंच गया और साफ साफ कह दिया, इस घर में तुम्हें नहीं आना चाहिए था। मैं इस घर को साफ नहीं करना चाहता। तभी ग्रेस समझ गई ये मेरा पुराना घर था। जब उसने वजह पूछी तो मैंने उसे उन पहली मौतों के बारे में बताया जो मैंने अपनी आंखों से देखी थी। ये कहते कहते मैं टूट गया। आखिरकार ग्रेस की मदद से मैं अपने ही घर को साफ करने के लिए तैयार हुआ, लेकिन किसी अनजान लाश को दफनाना कोई और बात होती है, लेकिन अपनी माँ को दफनाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। इस बार अलविदा कहते हुए मैंने 10 सेकंड से भी ज्यादा देर तक सांस रोक कर रखी थी, क्योंकि पहली बार मैंने अपने दर्द को पूरी तरह महसूस किया था। घर की सफाई खत्म होने के बाद ग्रेस ने माना कि उसने मुझसे कुछ छुपाया है, लेकिन सच बताने की बजाय उसने मुझे किस किया और मैं सो गया। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं उसी घर के बेड पर था जहां मैं ग्रेस को पहली बार लेकर आया था। वहां रखी अपनी बंदूक उठाकर जैसे ही मैं नीचे गया, मैं ये देखकर हैरान रह गया कि ग्रेस टेबल पर बैठी वायलेट और पैट्रिक 2 अनजान लोगों के साथ नाश्ता कर रही थी और वह उन्हें माँ और पापा कहकर बुला रही थी। हैरानी की बात यह थी कि वे दोनों बेहद खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि कैलिफोर्निया में हजारों लोग मिलकर एक कम्युनिटी बनाकर रह रहे हैं। उन्होंने कहा, मुझे इसके बारे में इसलिए पता नहीं चला क्योंकि मैंने कभी अपने शहर से बाहर निकलकर किसी और को ढूंढने की कोशिश ही नहीं की थी, वरना सड़कों पर लगे उनके संकेत मुझे जरूर दिखाई देते। ये सुनते ही मुझे गुस्सा आ गया, क्योंकि ग्रेस ने मुझे हमेशा यही महसूस कराया था कि इस दुनिया में आखिरी इंसान सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं। मैं बिना कुछ सुने ही घर से बाहर निकल गया। ग्रेस मेरे पीछे पीछे भागती रही और समझाने लगी कि वे उसके असली माँ बाप नहीं हैं, बल्कि कम्युनिटी ने उन्हें उसके नए माता पिता के रूप में चुना है। लेकिन उस समय मुझे उसकी किसी भी बात से कोई मतलब नहीं था। मैं उसे वहीं छोड़कर सीधे लाइब्रेरी लौट आया। उधर वायलेट ने ग्रेस से कहा, अब हमें कैलिफोर्निया चलना ही पड़ेगा, क्योंकि वह अब अकेले नहीं रह सकती और उन्हें एक असली परिवार बनना है। जाने से पहले पैट्रिक लाइब्रेरी में मेरे पास आया और पैट्रिक ने कहा, तुम जैसे लोगों की वहाँ बहुत जरूरत है। उसने मुझे बताया कि वैज्ञानिकों ने इंसानी दिमाग को कंट्रोल करने और बदलने के लिए नए आविष्कार किए हैं, लेकिन मुझे इन सब बातों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। जाते जाते पैट्रिक ने एक किताब में अपना पता लिखकर छोड़ दिया और उसने कहा, अगर कभी मेरा मन बदल जाए तो मैं वहाँ आ सकता हूँ। कुछ समय बाद ग्रेस, वायलेट और पैट्रिक रोते हुए उस शहर को छोड़कर चले गए। ग्रेस जाते वक्त वह बार बार अपने नए माता पिता की गर्दन के निशानों को देख रही थी। इधर मैं फिर से अपनी पुरानी दिनचर्या में लौटने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब वही खामोशी जो कभी मुझे सुकून देती थी अंदर से मुझे तोड़ने लगी। अपने दर्द और गुस्से को निकालने के लिए मैं अपने पुराने घर में रखी चीजों को तोड़ने फेंकने लगा। मुझे पूरी रात ग्रेस के सपने आने लगे और जैसे ही सुबह हुई मैंने सारी फोटो की फाइल्स निकाल ली। मैं एक एक करके सभी फोटो को देखने लगा और सब कुछ वापस याद आने लगा, जैसे ग्रेस को कौन सी किताबें पसंद थीं। तभी मुझे एहसास हुआ मैं कभी सच में अकेला था ही नहीं। बेचैन होकर मैं लाइब्रेरी के अंदर उस पते को ढूंढने लगा जो पैट्रिक मेरे लिए छोड़ गया था। मैंने जिंदगी में पहली बार किताबों को बिना परवाह किए
इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। अब कैलिफोर्निया जाने का रास्ता बहुत लंबा और मुश्किल था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। जहाँ भी रास्ता बंद मिलता या गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता, मैं दूसरी गाड़ी ढूंढता और उसी से आगे बढ़ जाता। आखिरकार जब मैं कैलिफोर्निया पहुंचा तो जिंदा शहर की रोशनी देखकर मैं हैरान रह गया। फिर भी मैंने खुद को संभाला और किसी तरह ग्रेस के घर तक पहुंच गया। पैट्रिक और वायलेट घर में ही थे, इसलिए मैंने रात होने का इंतजार किया। जैसे ही सब लोग सो गए, मैं अपनी बंदूक लेकर घर के अंदर घुस गया। लेकिन जैसे ही मुझे ग्रेस का कमरा मिला, मैं वहीं रुक गया, क्योंकि ग्रेस एक मशीन से जुड़ी हुई थी जो उसके दिमाग से शहर के विनाश और अपने परिवार को खोने का दर्द मिटा रही थी। ये मेरे लिए बहुत डरावना था। असल में उस कम्युनिटी के हर इंसान के साथ यही होता था, ताकि वे अपने बीते कल को भूल जाएं और जबरदस्ती खुश रह सकें। मैंने बिना एक पल गंवाए तुरंत ग्रेस को उस मशीन से अलग कर दिया। अच्छी बात यह थी कि वह अभी भी चल सकती थी। हम दोनों वहां से निकलने ही वाले थे कि तभी हमारे सामने पैट्रिक आ गया। वह समझाने लगा कि उनका यह मशीन इंसानों को खुश रखने के लिए बहुत जरूरी है। तभी ग्रेस ने मेरे हाथ से बंदूक छीन ली और उसी समय पैट्रिक को गोली मार दिया। वह उसी समय मर गया। तभी वायलेट भी वहां पहुंच गई, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भावनाएं नहीं दिखाई दे रही थीं और बिना दुख के वह खून साफ करने के लिए कपड़ा ढूंढने लगी। दरअसल मशीन ने उसके अंदर के सारे भावनाएं खत्म कर दी थीं। ग्रेस ने चुपचाप अपनी गोल्ड फिश उठाई और मेरे साथ निकल पड़ी। हम वहां से बहुत दूर निकल गए थे और रास्ते में चलते हुए उन लोगों को देख रहे थे जिनके अंदर से भावनाएं और पुरानी यादें पूरी तरह खत्म हो चुकी थीं। गाड़ी में ग्रेस ने मुझसे कहा उसे पैट्रिक को गोली मारने का कोई पछतावा नहीं है। मैंने उसे भरोसा दिलाया अब सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम दोनों आगे की सफर की ओर निकल पड़े, लेकिन हमारे साथ पुरानी यादें और भावनाएं अभी भी जिंदा थीं। यहीं पे ये मूवी समाप्त हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।